आज हम समास यूनिट का अध्ययन करेंगे। समास जो कि बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। किसी भी परीक्षा में आप बैठते हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, कंपटीशन टेस्ट की परीक्षा होती है, तो समास से संबंधित क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। समास समास से क्या अभिप्राय है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि शब्दों को छोटा करना या उनको संक्षिप्त करना की जो प्रक्रिया होती है उसको समास कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझेंगे। जैसे हमने लिखा राजा का पुत्र, इसको अगर हमने संक्षिप्त रूप देना हो तो क्या बन जाएगा, राजपुत्र। उसी प्रकार यदि हम कहें हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, ये क्या बन जाएगा, हस्तलिखित। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, शब्दों को छोटा करना। शाब्दिक अर्थ, कई बार एक अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। शब्दों को छोटा करना। या संक्षिप्त करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जब हम संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाते हैं, तो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र राजपुत्र, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। अब हम जानेंगे समास के भेद। के भेद के बारे में जानेंगे। समास के कितने भेद होते हैं। हिंदी में 6 भेद माने जाते हैं, कुछ विद्वान 4 मानते हैं। तो सबसे पहला जो समास का भेद होता है उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे पहले अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, फिर बहुब्री समास, फिर कर्मधारय समास, और 6 नंबर पे आता है द्विगु समास। सबसे पहले हम अव्ययभाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययभाव समास जिस समास में, या हम कह सकते हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद सहायक होता है। वहां अव्ययभाव समास होता है। उदाहरण देंगे। जैसे हमने लिखा उदाहरण भरपेट, तो इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनेगा, पेट भर के। यथाशक्ति,
शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार यदि हम लिखते हैं यथासंभव, जैसा संभव। हम लिखते हैं आजीवन, जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर। प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति, दिन दिन के प्रति। आमरण, मरने तक। तो इन सभी उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तथा दूसरा सहायक होता है। जैसे भरपेट में पेट भर के, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव जैसा संभव हो, आजीवन जीवन पर्यंत तक, प्रतिदिन दिन दिन के प्रति, आमरण मरने तक। एक बात मैं और आपको बता दूं, अव्ययभाव समास में जो पहला पद होगा वो अव्ययी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आजीवन में है, आमरण में है। एक अन्य बात और क्या है, अव्ययभाव समास में पुनरुक्त शब्दों का, कई बार जो पुनरुक्त शब्द होते हैं, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहां पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे इस उदाहरण में देखा प्रतिदिन, दिन दिन। यह एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हर घड़ी, घड़ी घड़ी। तो जहां कहीं भी आपको इस प्रकार के शब्द दिखाई दे, पुनरुक्त जो शब्द होते हैं वो भी अव्ययभाव समास में काउंट होते हैं। जहां पहला पद अव्यय होता है वो भी अव्ययभाव समास होता है। या जहां समस्त पद में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद सहायक होता है तो वहां अव्ययभाव समास होता है। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास, इस समास में क्या होगा, जहां अव्ययभाव समास में तो पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा पद प्रधान। अर्थात जो उत्तर पद होता है उसको लास्ट वाला पद बोलते हैं और जो पहले वाला होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं। तो इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि जो पूर्व पद होता है वो सहायक होता है। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात इसमें, जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह या परसरक चिन्ह जिसको हम बोलते हैं, उनका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह या परसरक चिन्ह, चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, हम लिखते हैं राजा का पुत्र। जब हम इसको संक्षिप्त रूप बनाते हैं, इसको छोटा करते हैं, तो का लोप हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, राजपुत्र।
उसी प्रकार हम लिखते हैं विद्या के लिए आलय, तो क्या बन जाएगा विद्यालय। उसी प्रकार आप देखिए हम लिखते हैं रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो क्या बनेगा रसोई घर। हम लिखते हैं पद को प्राप्त, पद को प्राप्त, क्या बनेगा पद प्राप्त। तो आपने ये देखा कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि जो पूर्व पद होता है अर्थात जो पहला पद होता है वो सहायक होता है, और इस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, विद्या के लिए आलय विद्यालय, रसोई के लिए घर रसोई घर, पद को प्राप्त पद प्राप्त। अब हम आगे जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। द्वंद्व समास जैसे कि हमने अविभाव समास में बताया था कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा सहायक होता है। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया कि इसमें दूसरा पद जो है प्रधान होता है, पहला सहायक होता है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद समान होंगे और उनके बीच योजक चिन्ह होगा, और इनके बीच से और अथवा या परसर्ग चिन्ह का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे हम लिखते हैं माता और पिता, ये विग्रह है, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो क्या लिखेंगे माता पिता। उसी प्रकार रात और दिन, रात दिन, सुख या दुख, या सुख और दुख का क्या बनेगा सुख दुख। सात या आठ, सात या आठ, तो हम क्या लिखते हैं सात आठ। तो इसमें आपने देखा कि द्वंद्व समास में ना पहला पद प्रधान होता ना दूसरा, बल्कि दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान स्तर के होते हैं। उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और उनके बीच से और अथवा या का लोप हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास में क्या होगा, ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि बाहर से कोई तीसरा पद प्रधान होगा। इसमें बाहर से कोई तीसरा पद प्रधान होगा और उसका अर्थ रूढ़ हो जाएगा। जो तीसरा पद प्रधान होगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा रूढ़, उसका प्रचलन हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आपने कई बार देखा होगा दशानन, दशानन वर्ड बोलते हैं, दस है आनंद जिसके, तो ये किसके लिए प्रयोग होता है रावण के लिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट को बोलते हैं, तो कि लंबा लंबा है उदर जिसका कौन होता है गणेश, गणेश के लिए प्रयोग होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसके लिए प्रयोग होता है शंकर भगवान के लिए प्रयोग होता है। पीतांबर,
पीला है अंबर जिसका, किसके पीले वस्त्र होते हैं? श्री कृष्ण भगवान के। उसी प्रकार जलज, जलज का मतलब होता है जल में पैदा होने वाले जीव, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के फूल के लिए। तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता, ना दूसरा पद प्रधान होता, बाहर से कोई तीसरा पद प्रधान होता है और उसी का अर्थ रूढ़ हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दशानन, दशानन जिसके रावण के लिए, लंबोदर, लंबाउदर जिसका गणेश के लिए, नीलाकंठ जिसका शंकर भगवान के लिए, पीले हैं अंबर जिसके अंबर बोलते हैं वस्त्र को, श्री कृष्ण भगवान के लिए, जलज जल में पैदा होने वाले जीव कमल के लिए रूढ़ हो गया। अब हम आगे जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेषण उपमेय उपमान का, उपमेय और उपमान का क्या बताएंगे? संबंध। तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अगर इसको हम कहें ना नीला कंठ जिसका, वो तो हो जाएगा बबरी, लेकिन हम यहां कहते हैं नीला जो कंठ, तो ये हो गया नीलकंठ। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, हरी है जो मिर्च। तो कर्मधारय समास में हम क्या देखते हैं? जहां विशेषण विशेष है, उपमेय उपमान का आपस में संबंध मिलता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें गाय की विशेषता बता दी। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बता दी। नीलकंठ, नीला है जो कंठ की विशेषता बता दी। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। और अंत में हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में, कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण विशेषण उपमेय उपमान का, उपमेय और उपमान का क्या बताएंगे? संबंध। तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अगर इसको हम कहें ना नीला कंठ जिसका, वो तो हो जाएगा बबरी, लेकिन हम यहां कहते हैं नीला जो कंठ, तो ये हो गया नीलकंठ। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, हरी है जो मिर्च।
तो कर्मधारय समास में हम क्या देखते हैं, जहां विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का आपस में संबंध मिलता है वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नील गाय नीली है जो गाय, इसमें गाय की विशेषता बता दी। महात्मा महान है जो आत्मा आत्मा की विशेषता बता दी। नीलकंठ नीला है जो कंठ की विशेषता बता दी। हरी मिर्च हरी है जो मिर्च। और अंत में हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में क्या होगा, जहां समस्त पद में, इसमें क्या होगा, समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होगा तथा वह समूह का बोध कराएगा। समूह का बोध कराएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, द्विगु समास। जहां समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो तथा वह समूह का बोध कराता हो वहां द्विगु समास होता है। तो सबसे पहले जैसे उदाहरण लेते हैं 7 तारीख। 7 तारीख क्या होता है, 7 दिन में एक बार होने वाला, 7 दिन में एक बार होने वाला। तो पहला पद देखिए आप, संख्यावाची और समूह का बोध करा रहा है। चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार भी बोलते हैं या समूह बोलते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। चौमासा 4 मासों का समूह। पंजाब 5 आबों का समूह। आप बोलते हैं नदी को, पंजाब जो है यहाँ 5 नदियां बहती हैं इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा हुआ है। पंच आबों का समूह, पंचवटी 5 वटियों का समूह। तो जहां समस्त पद में पहला पद संख्यावाची हो और वो समूह का बोध कराता हो वहां द्विगु समास होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समास की यूनिट समझ में आ गई होगी। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।